हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CIB पेपर 4 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसका मॉड्यूल बी का यूनिट 4 करेंगे। मॉड्यूल ए ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, मॉड्यूल बी में भी यूनिट 1 2 3 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक। यूनिट 4 नहीं, चैप्टर 4 का नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 यानी PSS एक्ट 2007। तो ये जो आया था ये इन इफेक्ट आ गया था कब से? 12 अगस्त 2008 से। 2007 का एक्ट है तो 2008 में एक्ट विद इन इफेक्ट आ गया था। जो PSS एक्ट है यानी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो है, ये बेसिकली क्या करता है, इंडिया के अंदर जो भी RBI के द्वारा मतलब अथराइज जो भी काम हो रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, पेमेंट संबंधित, उन सबको एज ए अथॉरिटी डील करता है। ठीक है, जो भी काम होगा वो सारा ये देखेगा। एज ए रेगुलेटरी बॉडी बोल दो, आप सुपरविजन के लिए बोल दो, जो भी होगा, जो भी चीज़ें पेमेंट और सेटलमेंट संबंधित होंगी वो सारी। Before moving on, I request you to please the video and go through the corporate disclaimer. Understand that this video is for educational purposes only. Also, I request you to please subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. तो आरबीआई ने पीएसएस एक्ट बनाया और उसके लिए उसने क्या बनाया, एक बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम यानी BPSS। भाई एक्ट के द्वारा इस बोर्ड का गठन हुआ जिसका काम है जो भी पेमेंट सेटलमेंट संबंधित चीज़ें हैं उनको गवर्न करना, उनको रेगुलेट करना, उनको सुपरवाइज करना विद इन बाय द आरबीआई। ठीक है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ऑथराइजेशन क्या है? आरबीआई इसके लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, जो भी सुपरविजन है उसको देखने की अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? आरबीआई है। आरबीआई अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी, लेकिन आप समझ लीजिए एक्सरसाइज करने के लिए उसको इस एक्ट के थ्रू पावर मिली है। ठीक है, और इसका काम कौन देख रहा है? BPS यानी जो बोर्ड बनाया गया वो देख रहा है। जो बोर्ड है उसमें कौन कौन से मेंबर्स रहेंगे ये बताया गया है। पहले तो बोर्ड में मेंबर रहेंगे आरबीआई के चेयरपर्सन एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। ठीक है, जो आरबीआई गवर्नर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन इसमें रहेंगे। जो डिप्टी गवर्नर ऑफ द एक्स ऑफिशियो का मतलब देखिए क्या होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है बेसिकली कि जैसे कोई भी है, जैसे सपोज जो गवर्नर है वो बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ गवर्नर ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो मान लिए जाएंगे। इसके लिए कोई अलग से उनके लिए कोई अलग से सेरेमनी या कुछ नहीं होगा। बस ये है कि जो आरबीआई गवर्नर है वो चेयरपर्सन है, हमेशा ही समझ लीजिए। इसका मतलब होता है एक्स ऑफिशियो। ठीक है, जस्ट बाय बीइंग द वर्च्यू, ये कई जगह पर होता है। द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इंचार्ज रिजर्व बैंक इंचार्ज ऑफ द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम मेंबर एक्स ऑफिशियो। जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के हैं इंचार्ज होंगे आरबीआई में डिप्टी गवर्नर, वो भी इसके मेंबर हो जाएंगे। आरबीआई में एक मेंबर इसमें वो होगा जो कि सेंट्रल बोर्ड से अपॉइंट नॉमिनेट होता है रिजर्व बैंक में, वो भी इसका मेंबर हो जाएंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 और मेंबर इसमें नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, तो 3 तो हो गए, ऊपर के 3 है गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक जो आरबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड है वो मेंबर, ये सब इसमें एक्स ऑफिशियो हो गए। उसके अलावा 3 अन्य नॉमिनेट किए जाएंगे, कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेक्शन 4 क्या कहता है? नो पर्सन अदर देन द रिजर्व बैंक शैल कमेंस और ऑपरेट अ पेमेंट सिस्टम एक्सेप्ट अंडर इन अकॉर्डेंस विद एन ऑथराइजेशन इशूड बाय आरबीआई अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो पीएसएस एक्ट 2007 जो है उसमें यह भी कहा गया है कि आरबीआई के अलावा कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता है पेमेंट सेटलमेंट का, यदि वो उसको अथॉरिटी ना मिली हो किससे? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई ऑथराइज करेगा, या तो स्वयं करेगा या किसी को ऑथराइज करेगा भी ये काम करो। ठीक है, ये पावर उसको किस एक्ट के मिली है? पीएसएस एक्ट के द्वारा दी गई है। आरबीआई में अंडर सबसेक्शन 1 of this section authorize a company or corporation to operate or regulate the existing clearing house or new clearing house of banks in order to have a common retail clearing house system for the banks to other country, provided however that not less than 50% of the equity of such company or corporation shall be held by public sector bank। तो आरबीआई अगर चाहे तो वो इसके लिए क्लियरिंग हाउसेस का भी निर्माण करवा सकता है। बस शर्त रखी गई है कि ऐसे क्लियरिंग हाउसेस में मिनिमम 51% जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के पास कॉर्पोरेशन का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, घुमा फिरा के आगे सब कुछ आरबीआई को ही देखना है, मोटा मोटा ये समझ लीजिए आप। रेगुलेशन एंड सुपरविजन बाय द आरबीआई। सेक्शन 11 जो है इस एक्ट का वो कहता है कि नो सिस्टम प्रोवाइडर शैल कॉज एनी चेंज इन द सिस्टम विच वुड अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द पेमेंट सिस्टम विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। सेक्शन 11 में कहा गया है कि किसी भी जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस होंगी या जो भी जो सिस्टम चला रहे होंगे वो उस सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई की परमिशन के बिना वो ऑर्गेनाइजेशंस किसी प्रकार का पेमेंट सेटलमेंट संबंधित कोई बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कम, और अगर करना भी है तो उन्हें ऐसे में कम से कम 30 दिन का एडवांस नोटिस देना होगा आरबीआई से अप्रूवल लेने के बाद भी। ठीक है, तब ये चेंजेस हो सकते हैं, मतलब अप्रूवल ले ले फिर 30 दिन का नोटिस दिया उसके बाद करना है। Where the RBI has any objection to the proposed change for any, the RBI shall communicate such objection to the system provider within 2 weeks of the receipt of intimation of proposed changes। मान लीजिए 30 दिन पहले उन्होंने आपने आरबीआई को बताया, आरबीआई को वो चीज़ नहीं समझ में, उसने कहा नहीं ये तो नहीं चेंज कर सकते हम, तो उन्हें अपना ऑब्जेक्शन विद इन 2 वीक्स देना है। जब दिया उसके बाद 30 दिन और ऑब्जेक्शन के लिए 2 हफ्ते का टाइम। The system provider shall within a period of 2 weeks of the receipt of the objection from the RBI forward his comment to RBI and proposed changes may affected only after receipt of approval। ठीक है,
30 दिन पहले उन्होंने नोटिस दिया सिस्टम प्रोवाइडर ने कि भाई हम चेंज करना चाहते हैं। उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर आरबीआई ने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, जो भी रीज़न था वो सब बताया। और उसके बाद उसके 2 हफ्ते के अंतर है, मतलब ऑब्जेक्शन के बाद 2 हफ्ते का टाइम किसके पास है, सिस्टम प्रोवाइडर के पास फिर से है, कि वो फिर से आरबीआई को बताएंगे कि हमें ऐसे ऐसे करना, ये हमारा प्लान है। अगर उन्हें संतुष्ट हो गए तो उन्हें अप्रूवल मिल जाएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, लेकिन बिना अप्रूवल के आप उसको शुरू नहीं कर सकते। सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट क्या कहता है कि नो बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर विल शैल इम्पोज वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी चार्ज upon a person making or receiving a payment by using the electronic modes prescribed in section 269 SU of the IT Act 1961। किसी प्रकार का आप कोई चार्ज नहीं लगा सकते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, किसके द्वारा, IT Act 1961 के सेक्शन 269 SU के द्वारा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी प्रकार का, ठीक है। ये सेक्शन 10 में कहा गया, पेमेंट संबंधित कहा गया। पावर टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्ट, सेक्शन 12, 13 और 14 जो है आरबीआई के इस एक्ट के, उसमें क्या डील होता है, उसमें यह कहा जाता है कि आरबीआई के पास ये पावर है कि वो जो भी चीज़ें पेमेंट सेटलमेंट संबंधित उनका रिटर्न, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, इंस्पेक्शन पर्पज़ के लिए कभी भी वो उसको मंगा सकते हैं, ठीक है। कि भाई हमें ये जानना है कि भाई जो भी चेंजेस हुए हैं, या मान लीजिए जो भी रिटर्न्स हुए हैं, जो भी एक्सेस है इन्फॉर्मेशन, कुल मिला के जो भी ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन है, उन सबके लिए कौन एक्सेस कर सकता है उसको, आरबीआई एक्सेस कर सकता है अंडर सेक्शन 12, 13 एंड 14। आरबीआई के पास ये भी पावर है कि वो इस पेमेंट सिस्टम या इसके पार्टिसिपेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो भी सिस्टम प्रोवाइडर हैं, उनको भी इंस्पेक्ट कर सकता है, उनका भी ऑडिट कर सकता है अंडर सेक्शन 16। पावर टू इशू डायरेक्शन, आरबीआई के पास सेक्शन 17, 18 और 19 है, उसके द्वारा उनको ये पावर दी गई है कि वो इशू डायरेक्शंस भी इशू कर सकते हैं। क्या क्या डायरेक्शन इशू कर सकते हैं, सेक्शन 17 का पहले देख लीजिए। A payment system or a system participant is engaging in or in about to engage in any act, omission or course of conduct that results in systemic risk being inadequately controlled। यदि आरबीआई को लगता है कि भाई ये जो सिस्टमिक रिस्क की आशंका है, जो इसमें पार्टिसिपेंट हैं इस पूरे सिस्टम में, उनसे कुछ दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए जो ऑर्डर्स हैं, जो डायरेक्शंस हैं, वो आरबीआई इशू करेगा अंडर सेक्शन 17। एनी एक्शन इज लाइकली टू अफेक्ट द पेमेंट सिस्टम, द मॉनिटरी पॉलिसी और द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंट्री। यदि आरबीआई को ऐसा लगता है कि अगर पेमेंट सिस्टम सेटलमेंट में कोई भी सिस्टम मैनेजर ने कोई चेंज किया, या जो पार्टिसिपेंट उन्होंने कोई चेंज किया, तो उससे मॉनिटरी पॉलिसी पे, क्रेडिट पॉलिसी जो कंट्री की है, उस पर कोई इंपैक्ट पड़ सकता है नेगेटिवली या पॉजिटिवली किसी भी तरीके से, तो उसके लिए भी डायरेक्शन कौन इशू कर सकता है, आरबीआई इशू कर सकता है। तो ऐसे में इन एक्ट से संबंधित जो भी चीज़ें उनको हटाने, घटाने, जोड़ने, कुछ भी करने के लिए आरबीआई की परमिशन कंपलसरी, और आरबीआई उससे संबंधित डायरेक्शन इशू करेगा, ठीक है, अगर आरबीआई को लगेगा कि सिचुएशन को डील करना जरूरी है। सेटलमेंट नेटिंग, देखिए सेटलमेंट दो तरह के होते हैं, ग्रॉस सेटलमेंट, नेट सेटलमेंट। ग्रॉस सेटलमेंट में वो होता है कि जहां पर आप, तो ग्रॉस और नेट सेटलमेंट में आप समझ लीजिए जैसे नेफ्ट और आरटीजीएस में जो फर्क होता है, सेम वही फर्क होता है। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है 1-on-1 सेटलमेंट होता है, जैसे एक पर्सन ने ए से बी को भेजा तो तुरंत ही वो मैटर सेटल कर दिया जाएगा, उसको बोलेंगे ग्रॉस सेटलमेंट। दो पार्टीज या दो से ज़्यादा जो भी पार्टीज है। नेट सेटलमेंट मतलब होता है कि बैचेस में होता है, आधे आधे घंटे पे, एक एक घंटे पे, जो भी सिस्टम है, और उसमें क्या होता है कि कई पार्टीज का पैसा बैंक ए से बैंक बी में जा रहा है, और वो सारा पैसा एक साथ इकट्ठे करके जो नेट इनकमिंग आउट गोइंग होगी उस हिसाब से पैसे का लेन देन कर लिया जाएगा, ना कि 1-to-1 सेटलमेंट, ठीक है। ये होता है ग्रॉस और नेट में। वेयर बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी, यदि कोई कोर्ट ऑर्डर कर रहा है, कोई ट्रिब्यूनल, कोई अथॉरिटी अगर पेमेंट के लिए ऑर्डर कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो भी पार्टी है, अगर या तो उसका वो अपना सिस्टम या मतलब कंपनी अपनी बंद कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है, या इंसॉल्वेंट हो गया उस केस में, और ऐसे में ज़्यादातर एक लिक्विडेटर हाईकोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो इंसॉल्वेंसी रिलेटेड काम देखते हैं और बाइंडिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ये सब आईबीसी कोड में आपका आता है, ठीक है। With this, we have come to an end of this chapter. I hope you like the session. In case if you find out, please feel free to ask in the comment section. Also request to please give us a feedback, and so that we can improve. Thank you so much for your valuable time. Do like, share, subscribe, and comment on the video. Thank you so much.